हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बालजी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि छोटा सा टॉपिक पढ़ के हो सकता है कि आपके 4 मार्क्स और प्लस हो जाएं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर हम इस पूरा कवर कर लेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों आप सबके लिए, क्योंकि आप सब प्रिपेयरिंग कर रहे हो फॉर द नीट यूजी एग्ज़ाम। ठीक है, यू आर एस्पिरेंट्स ऑफ नीट यूजी। सो बच्चों, आप लोग अनअकैडमी पर अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो, सो यूज़ माई कोड दैट इज़ GINI14. Okay, if you use this code GINI14 then you can get 10% discount on your fees. Like अगर आप 2 मंथ का ले रहे हो तो उसमें आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा, अगर आप 12 मंथ का ले रहे हो तो उसमें 10% डिस्काउंट हो जाएगा। एंड वाई अनअकैडमी प्लस इज़ बेस्ट दैन अदर प्लेटफॉर्म्स, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और जो बच्चे नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज ले ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ। और अगर ये वीडियो चाहिए कि वाई अनअकैडमी इज़ बेस्ट देन अदर प्लेटफॉर्म्स, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे आज स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पर आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी एक एक लाइन कवर करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी इज़ हमारा हथियार जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया है let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of 4 चीज़ें। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? head, neck, middle piece and tail. So it is easy to remember if you imagine someone like उसके क्या क्या होगा। सबसे पहले तो किसी पर्सन के एक हेड होता है, दूसरी बार उसका एक नेक भी होता है, फिर उसका बीच में मिडिल पोर्शन दैट इज़ द मिडिल पीस, एंड लास्ट में क्या होती है? टेल। अब हर एक स्ट्रक्चर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उनके पास अपने अपने इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो ये जो स्पर्म है इसको पूरे तरीके से कौन कवर कर रहा है? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, इतनी बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको याद करने के लिए, बट इट इज़ वेरी इजी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी स्पर्म की बॉडी को कवर करके रखता है। द स्पर्म हैड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या आई कि जो हेड है वो क्या कंटेन कर रहा है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो अभी ये बात भी याद रहेगी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और कहाँ पर है? हेड में है। HH, इन दोनों को याद रखो तो इजीली याद रहेगा कि हेड में क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। सो हेड के पास क्या है? एक तो न्यूक्लियस है और दूसरी बात क्या है? एक्रोसोम है। व्हाट इज एक्रोसोम? एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, अभी आपको इसकी पोजीशन याद करनी है तो आपको याद नहीं होगी, तो सिंपल सी बात बता देती हूँ भैया बच्चों, जो एक्रोसोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एंटीरियर पोर्शन में। तो फिर से यू कैन कनेक्ट AA, जैसे हमने HH कनेक्ट किया था। हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ पर मिलता है? हेड में। वैसे ही एक्रोसोम कहाँ पर होता है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म में। आगे बढ़ते हैं। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। सो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो होते हैं हमारे एक्रोसोम के पास। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज़ सोचो, लाइक ये ओवम है और ये गया स्पर्म इसके पास। सो स्पर्म के हेड में आगे एंटीरियर पोर्शन में तो एक्रोसोम होता है, तभी तो इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। अगर पीछे होगा तो क्या फ़ायदा, है ना? तो एक चीज़ समझ में आ गई कि जो एक्रोसोम है ये एंटीरियर पोर्शन पे है और इस एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेड कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिडिल पीस के बारे में। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कैसे याद रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस, MM। सिंपल, बहुत ईजिली याद हो रहा है। सबसे पहले ट्रिक क्या पढ़ी थी? HH, उसके बाद क्या पढ़ी थी? AA, उसके बाद क्या हो गई? MM। दैट इज मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, विच
produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for the fertilization. ठीक है, अभी एक बात सोचो, ये जो मिडिल पीस है उसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया इज दी जगह जहाँ से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है. आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, सो एनर्जी सारी कहाँ से मिल रही है, हमें इस माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है. अब एनर्जी मेनली जाती कहाँ है, जाती है उसके टेल में, क्योंकि टेल में क्या होते हैं, फ्लैजिला, जिससे वो फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें मूवमेंट कर सके, जल्दी जल्दी ओवम तक पहुंच सके. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म मोटालिटी. ठीक है, स्पर्म जो चल रहा है ना, मोटालिटी कैसे चल रहा है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से. द ह्यूमन मेल एजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी. ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि एक बार के इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स निकल रहे हैं, 200 से 300 मिलियन. कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, 200 से 300 मिलियंस निकलते हैं. ठीक है, उसके बाद लिखा है एक क्वाइटस में, बट फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी. नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो सकता है उसे हम कहेंगे फर्टिलिटी. अगर बच्चा प्रोड्यूस करने लायक है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी. एटलीस्ट 60% उसमें से स्पर्म्स जो है उनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए. ठीक है, तो 60% की क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप, एंड एटलीस्ट 40% की क्या होनी चाहिए, मोर्टेलिटी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, समझ में आया, कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200 से 300, और फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, वो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है. अब इसके आगे हम बढ़ते हैं. इसके आगे दिया है स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. ये बात हम रट चुके हैं, 50 बार दी हुई है इस बुक के अंदर कि कहाँ से बन रहा है स्पर्म, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से. कैसे याद रहेगा, एस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एस से स्पर्म, सिंपल. आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एसेसरी डक्ट क्या क्या होते हैं, एक बार नाम और बता देती हूँ. सबसे पहले आता है आपका रेटिटेस्टिस, फिर आता है वास इफरेंस, उसके बाद आता है एपिडाइडमस, और सबसे लास्ट में आता है वास डिफरेंस. इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस लेक्चर तो डेफिनेटली, एंड आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हो. अनअकैडमी पे आजकल मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम यहीं कवर कर ले रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे, अनअकैडमी पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई, ये हो गई एसेसरी डक्ट्स की ट्रिक. तो इसका फुल लेक्चर ज़रूर देख लेना. तो हम क्या बता रहे थे, जो भी सिक्रीशंस होते हैं फ्रॉम द एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, ये सब इसेंशियल है फॉर द मैचुरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म्स. ठीक है, तो क्या क्या रखना है, कहाँ कहाँ सिक्रीशंस हो रहे हैं, पहला सिक्रीशन फ्रॉम द एपिडाइडमस, दूसरा फ्रॉम द वास डिफरेंस, तीसरा फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में. ठीक है, ग्लैंड्स क्या करती है, कौन कौन सी होती है, पहली बात तो सबसे पहले आती है सेमाइनल वेसिकल, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है. उसके बाद आती है सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है वो कैसे होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि वेजाइना कैसी है, एसिडिक है, और ये जो फ्लूइड है इस मेल के अंदर वो कैसा है, एल्कलाइन है, जिससे कि ये चीज़ न्यूट्रल हो जाए. ठीक है, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो. सो एस पी प्रोस्टेटिक, एंड नेक्स्ट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, तो इनसे जो भी सब सिक्रीशंस हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फॉर द मैचुरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म में. द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन. ठीक है, सीमन क्या होता है, इन सारे ग्लैंड्स से सिक्रीशन जो हुआ है वो, जिसको हम बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा विथ स्पर्म, इज नोन एज दी सीमन. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है. द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय दी टेस्टिकुलर हार्मोन. और ये जो इनके जो फंक्शंस है ना, एक्सेसरी डक्ट के और इन ग्लैंड के, ये सब कौन मेंटेन करता है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन. और एंड्रोजन किससे रिलीज होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बताया था मैंने बच्चों, याद करो फटाफट से. मैंने आपको बताया था एक इंटरस्टिशियल सेल के बारे में. इंटरस्टिशियल सेल, या जिनको हम लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, तो इनसे सिक्रीट होता है
ये हार्मोन एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, सो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो, समझ में आया प्रोसेस? फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द oogenesis। अभी तक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर कर ली, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मिएशन, व्हाट इज भूल गई मैं, देखो चलो कोई नहीं। एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि सीमेन क्या है, स्पर्म क्या है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। स्पर्म का डायग्राम भी आप लोगों को क्लियर हो गया, हमने स्पर्म का डायग्राम यही तो पढ़ा था। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। इतना पॉइंट स्पर्म का, इसको हम बोलेंगे हेड, ये रहा बीच का नेक, ये रहा मिडल पीस, और ये रही उसकी टेल। ठीक है, पूरी बॉडी जो है स्पर्म की वो किससे कवर रहती है? बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें हेड की, तो हेड में मेनली हमें दो चीज़ें मिली थी, एक था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा था उसका? हैप्लॉइड, तो हमने एच किया था थोड़ा सा कंपेयर। और उसके बाद था एक्रोसोम। एक्रोसोम एंटीरियर पोर्शन में होता है, आप लोग को दिख रहा होगा एंटीरियर पोर्शन में एक्रोसोम में। इसका काम क्या है? ये एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फर्टिलाइजेशन फॉर ओवम में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेड हमारा कंप्लीट हो गया, कट कर दो। नेक का इतना कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं था। बात आती है मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एनर्जी सोर्स है फॉर द स्विमिंग, कि स्पर्म जब स्विम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके फ्लैजिला को। ये जो फ्लैजिला पीछे बना हुआ है, टेल के पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जिससे कि अच्छे से मूवमेंट कर सके। और मूवमेंट के लिए क्या जरूरी होता है भैया? एनर्जी। तो एनर्जी कौन दे रहा है? मिडिल पीस दे रहा है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम क्लियर हो गया, इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो ये बात आप लोग मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में लिख के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लस कोर्सेज ले लो एंड यूज माई कोड गिनी 14। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।